हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है हमूराबी टैबलेट उपक्रम चला रही है एक्सप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, और इसी सिलसिले में आज हम आए हैं बीड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और अभी मैं हूँ एडवोकेट सैयद अजहर अली साहब के साथ, जिनकी 35 इयर्स की प्रैक्टिस हो चुकी है। सर एक्स डीजीपी हैं, 15 बरस तक वो प्रोसिक्यूटर रहे हैं। तो सर के साथ हम बात करेंगे और जानेंगे कि बीड कोर्ट में किस तरह से क्रिमिनल साइड चलती है, क्या फंक्शनिंग होता है। सैयद सर, पहले पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया हमारी चीज़ के लिए। थैंक यू सर। सर, ये हम जानना चाहेंगे कि बेल एप्लीकेशन किस तरह से यहाँ होता है, एक पूरी प्रोसीजर वाइज थोड़ा सा। यहाँ पर सेशन कोर्ट में जो बेल एप्लीकेशन चलते हैं यहाँ पर, उसमें दो तरीके के हैं। एक तो एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन, जिसको अटक पूर्व जामीन कहा जाता है, और दूसरी जो है तो रेगुलर बेल एप्लीकेशन, जो आरोपी जो है तो जेल में रहते हैं या तो अंडर ट्रायल रहते हैं। ऐसे दो तरीके के बेल एप्लीकेशन चलते हैं। जो एंटीसिपेटरी बेल है 438 CRPC के तहत सेशन कोर्ट में FIR जब ऑफिस रजिस्टर होने के बाद क्लाइंट जब आते हैं, एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन यहाँ पर सेशन कोर्ट में दाखिल करते हैं। तो उसके अंदर इंटरिम बेल एप्लीकेशन प्रेस किया जाता है आरोपी के वकील की तरफ से। कोर्ट वेरी फर्स्ट डे इंटरिम के ऊपर हियरिंग लेते हैं, और इफ़ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, कोर्ट कैन ग्रांट द इंटरिम प्रोटेक्शन, अदरवाइज इशू नोटिस टू द स्टेट। और आफ्टर हियरिंग ऑफ द स्टेट, उसके बाद एक डेट दी जाती है, स्टेट अपेयर होते हैं। स्टेट अपेयर होने के बाद वो CA के लिए टाइम लेते हैं। पुलिस पेपर्स कॉल करने के बाद CA आने के बाद हियरिंग होती है, और हियरिंग होने के बाद फिर एक तो मेरिट अगर केस है आरोपी के फेवर में तो एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट किया जाता है ऑन सच का सर्टन कंडीशन। अगर स्ट्रॉन्ग एविडेंस है तो कोर्ट जो है तो बेल एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट भी करते हैं। ये एंटीसिपेटरी बेल की पोजीशन है। और रेगुलर बेल एप्लीकेशन जो है, आरोपी अंडर ट्रायल रहते हैं, उनकी तरफ से एप्लीकेशन फाइल करने के बाद वहाँ से स्टेट को नोटिस दी जाती है। आयोग की तरफ से पेपर्स कॉल किए जाते हैं, और पेपर देखने के बाद CA आने के बाद हियरिंग होती है, और हियरिंग होने के बाद फिर उसका बेल एप्लीकेशन डिसाइड होता है। मेरिट है तो बेल मिलती है, नहीं है तो रिजेक्ट हो जाती है। और कुछ आरोपी जो अंडर ट्रायल भी है, चार्जशीट के बाद भी पहले बिफोर फाइलिंग ऑफ द रेगुलर एप्लीकेशन फाइल करते हैं, वो रिजेक्ट होने के बाद आफ्टर फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट भी और एक चांस मिलता है। ऐसे 439 के तहत में बेल एप्लीकेशन सेशन कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है। आफ्टर हियरिंग ऑफ द बोथ द पार्टी, कोर्ट कैन ग्रांट और रिजेक्ट द बेल एप्लीकेशन। सर, ये मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जो बेल एप्लीकेशन है या एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन है, इसका जिस दिन फाइल किए, हाँ, उस समय से अंदाजन क्या टाइम फ्रेम में ये डिस्पोज ऑफ हो जाता है पूरा? अभी जैसे हमें पुराना जब 88 में प्रैक्टिस शुरू करता था, तो विदिन 7 डेज़ में ये एंटीसिपेटरी और रेगुलर बेल एप्लीकेशन फाइल होते थे। लेकिन आजकल ऐसा हो गया कि प्रोसिक्यूशन साइड से सेफ फाइल करने को या पुलिस पेपर्स आने को डिले होता है। अभी मैं वर्क ट्राइब्यूनल का पैनल एडवोकेट हूँ। उसके अंदर 6 महीने पहले इंटरिम प्रोटेक्शन महाराष्ट्र में जो वक्फ प्रॉपर्टी देवस्थान की जो दरगाह मस्जिद की ज़मीन है, उस पर कुछ अतिक्रमण करके कुछ लोगों ने, कुछ ऑफिसर्स ने जो है तो इलीगल वो ट्रांसफ़र किए प्रॉपर्टी। उसमें ऑफिसर के खिलाफ में डिप्टी कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर रैंक के ऑफिसर के खिलाफ में भी गुना दाखिल हो गया। उनके बेल एप्लीकेशन हमने वक्फ बोर्ड की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ कंप्लेन अपोज किया है। कोर्ट में कुछ मैटर में इंटरिम दिया, 6 महीने में अभी तक बेल एप्लीकेशन फाइल नहीं किया। और सॉरी टू से दैट इवन हाईकोर्ट में भी 6 महीने में इंटरिम प्रोटेक्शन अभी तक फाइनल नहीं हो रहा। तो मेरा अपना ऐसा ओपिनियन है कि ऐसे जो बेल एप्लीकेशन है, इमीडिएट रिलीफ या तो प्रोसिक्यूशन को उसका बेनिफिट मिले या तो एक्यूज को मिले, लेकिन विद इन शॉर्ट पीरियड में, विद इन 7 डे या जैसे हार्डली 15 डेज में डिसाइड होना चाहिए। ऐसे मेरी अपनी ओपिनियन है। अभी सर आपने जो कहा वो आपने एक स्पेसिफिक केस के बारे में बताया। एक इन जनरल जो बीड सेशन कोर्ट में बेल और EBA दाखिल करते होंगे, उनको भी क्या इतना ही समय लगता है डिस्पोज? ऐसा हो रहा है अभी बीड में। अभी जो मैं 2-4 मैटर में अपेयर होगा, इंटरप्रिटेशन देने के बावजूद भी 6 महीने में अभी तक फाइनल हियरिंग नहीं हुई या उसमें ऑर्डर नहीं हुआ इसके अंदर। एक और पूछना चाहूँगा सर कि जो रिवीजन एप्लीकेशन फाइल होते हैं सेशन कोर्ट, उसका टाइम डिस्पोजल का फ्रेम क्या है? अंदाज से पूछ रहा हूँ, मतलब यहाँ पर ऐसी सिस्टम थी पहले जो जजेस थे आज से 4-5 साल पहले, रिवीजन जो है तो विदिन 6 मंथ या विदिन 1 ईयर डिसाइड करते थे।
लेकिन अभी ये 2-3 साल में ऐसा ट्रेंड हुआ कि रिवीजन के अंदर प्रोसीडिंग पे स्टे लिया जाता है, फर्दर प्रोसीडिंग स्टेड होती है और 3-3 साल तक हियरिंग होती नहीं उसके ऊपर। जैसे इशू प्रोसेस के ऑर्डर है, अगर प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करके कोई है या डिस्चार्ज का एप्लीकेशन है, उसके ऊपर स्टे लेके मानते उसके ऊपर बाद में हियरिंग नहीं होती, ऐसा है, काफ़ी डिले होता है। डिले होता है उसका। सिमिलरली ये जो अपील अगेंस्ट कन्विक्शन आते हैं, हाँ। लोअर ट्रायल कोर्ट्स के जो कन्विक्शन होते हैं, यस। तो उसका एक डिस्पोजल का कोई टाइम फ्रेम अंदाज से कुछ बता सकते हैं आप? यहाँ पर तो वैसा तो 1-2 साल के अंदर डिस्पोजल होना चाहिए, लेकिन अब उसमें 372 CRPS में अमेंडमेंट हो गए। इवन कंप्लेनेंट कैन आल्सो फाइल दी अपील अगेंस्ट दी एक्विटल। अब जो स्टेट अगर नहीं कर पाता है तो कंप्लेनेंट भी यहाँ पर अपील पेश करते हैं, और वैसे यहाँ 2-2 साल 3-3 साल तक पेंडिंग पड़े हुए हैं अभी तक, लेकिन वो डिस्पोजल नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा है। और सर ये जो हमारे सेशन ट्रायबल केसेस हैं, हाँ। तो एक्सक्लूसिवली जिसको सेशन कोर्ट ही ट्राई करता है, हाँ, उसमें ये डिस्पोजल का टाइम फ्रेम क्या है लगभग? अंडर ट्रायल है तो जल्दी होता है। आज ही मेरे पास एक सेशन 302 का मैटर चल था, हाई कोर्ट ने टाइम बाउंड मैटर दिया था, अष्टी तालुके का मैटर था। हाई कोर्ट ने बोला कि विदिन 1 ईयर मैटर में भी डिस्पोज ऑफ, लेकिन प्रोसिक्यूशन की तरफ से विटनेस नहीं आते, पुलिस की तरफ से कुछ बंदोबस्त रहता, वो विटनेस प्रोड्यूस नहीं कर सकते। टाइम बाउंड होने के बावजूद भी 2 से 3 साल हुए और पे अंडर ट्रायल है, उनको बेल नहीं मिल रहा और मैटर भी डिस्पोजल नहीं हो रहा, तो यहाँ पर ऐसे डिले हो रहा है इसके अंदर। और ऐसे मैटर जो अंडर ट्रायल है, मेरिट पे कुछ भी हो, लेकिन जल्द से जल्द डिस्पोजल हुआ तो बेहतर रहता। एक तो उनको बेल नहीं मिलती और प्रोसिक्यूशन एविडेंस लीड नहीं कर पाता, ऐसा होता है। सर मुझे पूछना है कि जो रिवीजन एप्लीकेशन होते हैं, हाँ। फॉर एग्जांपल लेटेस्ट टेक के 138 का कोई कन्विक्शन हुआ, हाँ। और उसका रिवीजन में वो आ गए, हाँ, अभी उसमें 2 प्राइवेट पार्टीज इन्वॉल्व हैं, दोनों प्राइवेट तो पार्टी। जो अदर पार्टी है, हाँ। सपोजिंग दैट पार्टी इज नॉट फ्रॉम बीड हाँ। और से नॉट फ्रॉम महाराष्ट्र only, हाँ। और वो कहीं दिल्ली रहती है या कोलकाता रहती है, तो उनको अगर कोई से फाइल करना है, हाँ, तो क्या वो कलकत्ता में बैठ के हाँ, अपना से बना के वहाँ पे उसको नोटराइज करके, हाँ, जैसे आप समझो आप उनके वकील हैं, हाँ। तो आपको देके क्या वो से फाइल हो सकता है कोर्ट में? हो सकता है वैसा। क्यों तो अभी कैसा सुप्रीम कोर्ट को हम यहाँ से एफिडेविट बना के भेजते हैं या हाई कोर्ट को भेजते हैं, हाई कोर्ट का वकील अपने वहाँ से ड्राफ्ट बना के यहाँ भेजते हैं। मैं खुद नोटरी भी हूँ यहाँ पे, हमारे पास एफिडेविट भी आते हैं। तो अपना जो स्टैंड है वो एक्यूज जो है कि नोटरी के थ्रू अपने एफिडेविट के थ्रू यहाँ पे सबमिट कर सकते, यहाँ के लोकल एडवोकेट के थ्रू हाँ, सबमिट, लोकल एडवोकेट अपॉइंट करके उनकी VP और उनके एडवोकेट थ्रू यहाँ पे अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं या कोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं। और उनके एग्जाम्पशन लेकर एक्यूज को हर तारीख को हाजिर रहने की जरूरत नहीं अपील में या रिवीजन में, उनका वकील कंटेस्ट कर सकते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ द एक्यूज कैन बी आर्ग्यू द मैटर, ऐसा है। yes। और क्या ये जो रिप्लाई मैं बोल रहा हूँ आपको, हाँ, तो क्या ये रिप्लाई इंग्लिश में भी आ सकता है? आ सकता है, चल सकता है। क्यों तो यहाँ की लोकल लैंग्वेज भी मराठी भी चलती है सेशन कोर्ट में और इवन इंग्लिश में भी चलती है, ऐसा कर सकते मतलब हैं, इंग्लिश में भेज सकता है? भेज सकते हैं, इंग्लिश में भेज सकता है। सर मुझे पूछना था कि यहाँ पे NDPS का स्पेशल कोर्ट है? हर सेशन कोर्ट को स्पेशल कोर्ट के पावर दिए हुए है। स्पेशल कोर्ट ऐसा हर सेशन कोर्ट को स्पेशल, जैसा मकोका अभी यहाँ पे मकोका कोर्ट आया है, पोक्सो का कोर्ट है, सेशन कोर्ट कुछ जो डिसिग्नेट करे हुआ है उनको पावर्स दिए हुए हैं। ऐसा स्पेशल NDPS का कोर्ट बोल के नहीं है, लेकिन एक सेशन कोर्ट को ऐसे स्पेशल कोर्ट के पावर दिए हुए। ही कैन ट्राई दी NDPS केसेस, पोक्सो केसेस, इवन मकोका केसेस, इवन एट्रोसिटी केसेस, ऐसा। सर यहाँ पे ये 138 केसेस का क्या क्वांटम है जनरली? यहाँ पर ये 138 के JMFC को पावर्स है और यहाँ पर ये 130 के केसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन जल्दी डिस्पोजल नहीं होते, इसलिए कोर्ट की तरफ से लोक न्यायालय में मैटर रखा जाता है। उसमें से कुछ मैटर में डिस्पोजल ये कॉम्प्रोमाइज़ होता है, कुछ में कन्विक्शन होने के बावजूद भी अपील में बहुत सारी पेंडेंसी पड़ी है। 138 केसेस बहुत पेंडिंग है यहाँ पे, अब पूरे JMFC करते चलाते हैं यहाँ पे। सर ये डोमेस्टिक वायलेंस के कितने केसेस हैं अंदाज से आपके यहाँ पे? यहाँ पर तो 60% तो डोमेस्टिक वायलेंस केसेस है यहाँ पर, वो ट्राई बाय द JMFC है वो। और यहाँ पे फैमिली कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ है, वहाँ सिर्फ 125 हो, और अदर जो प्रोसीडिंग्स है रिकवरी के या फिर उसके अंदर वो रेस्ट कॉन्जुगल राइट्स के पावर्स है या डाइवर्स कंसेंट डाइवर्स के है, ऐसे मैटर फैमिली कोर्ट में चलते हैं। डोमेस्टिक सिर्फ JMFC में चलते हैं यहाँ पे। 498 केसेस का क्या है यहाँ पे? 498 केसेस प्राइवेटली भी है और पुलिस केसेस भी है, वो ट्राई बाय द JMFC है यहाँ पे। ऐसे बहुत केसेस है यहाँ पे चलते हैं, चालू है ऐसे बहुत सारे। और ये जो
एंटी करप्शन केसेस होते हैं हाँ, मतलब हाँ, ACP वाले, APC में, तो, हाँ। हाँ, तो उसके लिए भी कोई अलग जज है या कोई जज नहीं, आपको स्पेशल चार्ज दिया हुआ है? यहाँ पर जैसा 6 सेशन जजेस है, हर सेशन जज को स्पेशल पावर दे हुए हैं। सेशन जज को स्पेशल ACB के केसेस चलाने की पावर्स वो चलाते हैं, अलग अलग कोर्ट में है ACB है, ऐसा स्पेशल अलग से कोई कोर्ट नहीं है, सेशन कोर्ट को ही पावर दी हुई है, वो चलाते हैं। दूसरा मैं ये पूछना चाहूँगा सर कि अभी जब यहाँ पे ट्रायल चलती है हाँ तो समझिए कि कोई एक आदमी है जो यहाँ का जो नेटिव है, हाँ। और वो लोकल भाषा ही जानता है, हाँ। शायद वो मराठी हिंदी तो नहीं जानता, तो इंग्लिश जानने का सवाल ही नहीं नहीं उठेगा। आता। तो ही नोज ओनली द लोकल लैंग्वेज। Yeah. तो उस वक्त एविडेंस के टाइम पे क्या अब इंटरप्रीटर्स मिलते हैं, कैसे होता है ये? नहीं, अभी कैसा है, कोर्ट में यहाँ पे डबल रिकॉर्डिंग होती है। इवन एक विटनेस अगर मराठी में डिपोजिशन दिया, स्टेटमेंट दिया या तो साक्ष्य दिया, तो कोर्ट कैन रिकॉर्ड दी दैट स्टेटमेंट और डिपोजिशन इन इंग्लिश एज वेल एज दी मराठी। यहाँ पे कैसा मराठी में भी टाइप होता है, वो इंग्लिश में भी होता है, वो ट्रांसलेट करके होता है। अच्छा। इवन एक मुस्लिम, कोई मुस्लिम है, उसको मराठी नहीं आती या इंग्लिश नहीं आती, वो हिंदी में डिपोजिशन दे सकता है, कोर्ट वो रिकॉर्ड इंग्लिश में और मराठी में करता है। सर उर्दू में नहीं, उर्दू में रिकॉर्डिंग नहीं होती, उर्दू में बोल सकता है, हाँ, लेकिन उसी को कोर्ट पूछा। उर्दू में वो स्टेटमेंट दे सकता है, हाँ। कोर्ट उसको इंग्लिश में और मराठी में कन्वर्ट करके उसका डिपोजिशन राइट रिकॉर्ड करके ले लेता है। ऐसा ओके। इवन VC के जरिए सुधा ऐसे एविडेंस होते हैं ऐसे हमारे पास। अगर वो आउट ऑफ स्टेशन है, वो कोई ऑफिसर ट्रांसफ़र होकर गया, रिटायर हो गया, तो उसका स्टेटमेंट वो लोकल लगा, तो उसके भाषा में या तो इंग्लिश या मराठी में डिपोजिशन दे सकता है वो। ओके। सर मुझे पूछना था कि साइबर क्राइम के केसेस कहाँ लॉन्च होते हैं? साइबर क्राइम के केस यहाँ पर साइबर सेल है SP ऑफिस में, इकोनॉमिक विंग है यहाँ पर, जहाँ पर कि जैसा कि परसों हमने एक बिहार के 4 बच्चों की बेल किया मैंने, तो यहाँ के साइबर सेल SP ऑफिस में यहाँ पर एक स्पेशल विंग है, लेकिन वो गुने दाखिल होते हैं पुलिस स्टेशन में, लोकल पुलिस स्टेशन में, उसका इन्वेस्टिगेशन साइबर सेल को दिया जाता है और उसका चार्जशीट बाद में वापस लोकल पुलिस स्टेशन को दिया जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो साइबर सेल के लोग जाके उनको अरेस्ट करके लाते हैं, कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं, चार्जशीट प्रिपेयर करके थ्रू पुलिस स्टेशन दाखिल करते हैं। तो यहाँ का लोकल पुलिस स्टेशन साइबर सेल अलग है, लेकिन चार्जशीट लोकल पुलिस स्टेशन के थ्रू दाखिल होता है सर। अच्छा, अभी इसी से एक सवाल मुझे पूछना था, बिकॉज सिंस 15 ईयर्स तक आप प्रोसिक्यूटर थे, हाँ। DGP थे, हाँ। तो आपको लग रहा है कि साइबर क्राइम फिजिकल क्राइम से थोड़ा बढ़ रहा है आगे? आज के दौर में ये डिजिटल पीरियड है ये, और यहाँ पे मोबाइल और इसकी वजह से ऐसे बहुत सारे साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं। बहुत से लोगों को उसका नॉलेज नहीं है, लेकिन लोग फंसे जा रहे हैं। उनको हाउ टू लॉन्च द रिपोर्ट या कैसा या अडॉप्ट होना, ऐसे बहुत सारे जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं हर जगह पे। जैसा RT ऑफिस का एक बेल मैटर मेरे पास आ जाए कि उसने जो ऑनलाइन चीटिंग करके जैसा कि गाड़ी ट्रांसफ़र हो गई, ऐसा ये साइबर के क्राइम्स बहुत बढ़ रहे हैं। लेकिन साइबर सेल में भी हमने जो पुलिस ऑफिसर देखा है, मैं अभी जो है तो 2015-16 के बाद मैं अब प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ एक्यूज़ की तरफ से, मैंने देखा कि साइबर सेल का जो नॉलेज चाहिए उसको, जो पुलिस ऑफिसर्स को है, किस तरह हाउ टू फाइल दी FIR, हाउ फाइल चार्जशीट, कैसे इंस्टिगेट करना चाहिए, डिटेल उनको उसका जो कंप्यूटर या तो उसको IT का ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ऐसा है, उनको ज़्यादा IT नॉलेज देने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की है। ज़रूरत है उसके अंदर। ऐसा सर एक पूछना चाहूँगा कि जो JMFC कोर्ट्स है हमारे हाँ। इसमें, तो हर एक कोर्ट के अंदर कितने पुलिस स्टेशन का ज्यूरिसडिक्शन है? यहाँ पर हर पुलिस स्टेशन को, यहाँ पे JMFC हमारे पास 12-13 JMFC है। हर पुलिस स्टेशन को एक सेपरेट कोड दिया हुआ है यहाँ पे। जैसे शिवाजी नगर का अलग है, बीड़ सिटी का अलग है, ग्रामीण का अलग है, नेकतोर का अलग है। ऐसा यहाँ बीड़ का डिवीज़न है, वो बीड़ में जितने पुलिस स्टेशन को हर कोर्ट को अलग पिपन ले रहे हैं, जैसा ऐसा और तालुका वाइज के अलग अलग है पुलिस, ऐसे अलग अलग कोड दिए हुए हैं। क्वांटम वाइज 1 JMFC हाँ, के वो पास एक पुलिस स्टेशन दिया हुआ है। पुलिस स्टेशन होता है हाँ, उसके पास दिया। ओके। एक लास्ट सवाल कि जो पेंडेंसी JMFC कोर्ट में कितनी है? पेंडेंसी सेशन कोर्ट से ज़्यादा JMFC में है। वहाँ पर कैसा है कि विटनेसेस आते नहीं वहाँ पे, और वहाँ पे कंटिन्यूस प्रोसिक्यूटर नहीं है, कुछ टेम्पोरेरी लिए हुए अपॉइंटेड बाय द कलेक्टर, ये MP से तो बाहर से आए हुए हैं। तो वो भी ऐसा क्या है कि वहाँ पर विटनेस प्रॉपर टाइम पे आते नहीं, चार्जशीट जल्दी दाखिल होता नहीं, और विटनेस नहीं आने की वजह से
उनको डिस्पोजल नहीं मिल पाता था। ऐसे मेरे पास 7-7, 8-8 साल के 324 के छोटे छोटे केसेस है। 279 की एक्सीडेंट के मामूली से धक्का लगे केस है, 7 साल से हम चला रहे, विटनेसेस नहीं आ पा रहे इसको। और कोर्ट 258 में प्रोसीडिंग हमने एप्लीकेशन भी फाइल किया कि प्रोसीडिंग स्टॉप करो उसके अंदर, वो तो भी नहीं कर रहे हो। ऐसा है। तो सैयद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। नहीं, आपने जो पूछा, जो मेरे को नॉलेज था मेरा, वो हिसाब से मैंने दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आप मेरे को जो भी पूछा और मेरे जितने नॉलेज में था मैंने जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।